स्वागत है आपका खास खबर खास नजर में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। सबसे पहले बात आज मध्य प्रदेश की राजनीति में छाए ओबीसी आरक्षण को लेकर जिस तरह के हालात हैं, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद एक तरफ जहां बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस पूछ रही है कि भैया क्यों पीठ थपथपा रहे हो। दूसरी खबर में बताएंगे मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस ने ऐसा कौन सा फॉर्मूला अपनाया है जो प्रत्याशी चयन करेगा, किस तरह से सिलेक्शन होगा। इसी खबर में बात होगी देश में लागू होने वाली समान नागरिक संहिता को लेकर। केंद्र की भाजपा सरकार यूसीसी लागू करने के लिए अभी जानकारों से सलाह ले रही है। आखिर क्या होगा, यूसीसी कैसे लागू होगा, इस पर भी आपको विस्तृत जानकारी देंगे और किस तरह से हो सकता है, क्या अनुमान है, इस पर पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। और अभी चौथी खबर में हम आपको बताएंगे कि जो व्यापारी गेहूं की बढ़ती मांग को लेकर मालामाल हो रहे थे, अब वो कहीं ना कहीं सरकार के फैसले के कारण निराश है, क्योंकि सरकार ने गेहूं के निर्यात पर एकाएक प्रतिबंध लगा दिया है और इन सबके बीच में मझधार में व्यापारी फंस गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ओबीसी आरक्षण पर शिवराज सरकार का आखिरी दाव तो चल ही गया। 12 मई को शिवराज सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में संशोधित याचिका लगाई थी, उस पर बुधवार को फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 के परिसीमन को ही मंजूरी दे दी है। अब इस तरह कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण तो दे दिया, लेकिन किसी भी सूरत में कुल 50% से अधिक आरक्षण से साफ इनकार कर दिया है। इसका अर्थ यह है कि ओबीसी को 14% आरक्षण ही मिलेगा, क्योंकि 36% आरक्षण SC/ST का है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जहां भाजपा में जश्न का माहौल है, पार्टी नेता इसे शिवराज सरकार की जीत बता रहे हैं। वही कांग्रेस 27% आरक्षण की अभी भी मांग पर अडिग है, मतलब मामले पर सियासत जारी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सरकार ने राहत की सांस ली है। सरकार ने 12 मई को याचिका दायर की थी। 18 मई को संशोधित फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इस फैसले को भले ही सरकार अपनी जीत मान रही है, लेकिन आरक्षण के मामले में वही ढाक के 3 पात वाली स्थिति है। किसी भी सूरत में ओबीसी को 14% आरक्षण ही मिलेगा। कमलनाथ सरकार के समय जो 27% आरक्षण किया गया था, वो व्यवहारिक रूप से संभव ही नहीं था, वो केवल राजनीतिक स्टंट था। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भाजपा ने खुशियां मनाई है। भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा से लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस फैसले को सत्य की जीत बताया है और दोनों ने मुख्यमंत्री को बधाई दी और मिठाई खिलाई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने पाप किया था, पर हमने हर संभव प्रयास किया। सीएम ने कहा कि हमने ओबीसी आयोग का गठन किया, सर्वे के आधार पर हमने रिपोर्ट बनाई, निकायवार रिपोर्ट भी सौंपी। वहीं कांग्रेस और कमलनाथ हमेशा षड्यंत्र ही करते रहे, कभी उनकी नीयत ओबीसी को न्याय देने की थी ही नहीं। शिवराज ने कहा कि मैं आज पूछता हूं कि कमलनाथ जी, जब 27% आरक्षण की बात थी तो कोर्ट में आपके एडवोकेट जनरल ओबीसी के लिए खड़े क्यों नहीं हुए? कांग्रेस और कमलनाथ हमेशा षड्यंत्र ही करते रहे, कभी भी उनकी नियत ओबीसी को न्याय देने की नहीं थी। केवल ओबीसी को वोट बैंक मान के, बिना तथ्यों के, बिना तर्कों के, बिना तैयारी के हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे, और उनको पता था कि ये नहीं होने वाला। मैं आज पूछ रहा हूँ कमलनाथ से, क्यों उनके एडवोकेट जनरल जब 27% आरक्षण की बात की थी, क्यों कोर्ट में खड़े नहीं हुए? क्यों तत्काल स्टे दे दिया? क्यों जब पीएससी की बात आई, इस स्टे की बात आई, तो कहा उन्हीं के वकील ने कहा क्या ये पीएससी में भी लागू होगा? भारतीय जनता पार्टी का कहना है सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता के साथ, हम समाज के हर वर्ग के साथ। कमलनाथ ने कहा कि ओबीसी वर्ग से उनका जो हक छीना गया था, उसकी दोषी शिवराज सरकार थी। यदि सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार समय पर ट्रिपल टेस्ट की संपूर्ण प्रक्रियाओं का पालन कर देती, आधी अधूरी रिपोर्ट कोर्ट में पेश न करती, तो ये अप्रिय स्थिति कभी नहीं बनती। कमलनाथ ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के मामले में राहत प्रदान करने का निर्णय दिया है, जिसका हम स्वागत करते हैं। हमारी सरकार ने ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया था, जिसका पूरा लाभ ओबीसी वर्ग को अभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि निर्णय में ये उल्लेखित है कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के मामले में राहत प्रदान करने का निर्णय दिया है, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन हमारी सरकार द्वारा 14% से बढ़ाकर 27% किए गए ओबीसी आरक्षण का पूरा लाभ
ओबीसी वर्गों को अभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि निर्णय में ये उल्लेखित है कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। 27% आरक्षण संभव नहीं है। यह चुनावी शगुफा भले ही हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए ओबीसी को 14% आरक्षण से मध्य प्रदेश सरकार को राहत मिलेगी। मध्य प्रदेश को सुप्रीम कोर्ट से आरक्षण पर चुनाव से पहले बड़ा तोहफा मिला है। भाजपा और कांग्रेस दोनों इसे अपने तरीके से भुनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का दोनों ही पार्टियों ने स्वागत किया है। अब देखना यह है कि निर्वाचन आयोग किस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। वहीं एमपी में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी शुरू हो गई है। सभी राजनीतिक पार्टियां निकाय चुनाव को लेकर तैयारी में है। अब ऐसे में कांग्रेस ने चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए टिकट बंटवारे को लेकर एक फॉर्मूला तैयार किया। इसके लिए कांग्रेस ने टिकट बंटवारे की जिम्मेदारी जिला अध्यक्षों पर अब छोड़ दी। कांग्रेस जिला अध्यक्षों के नेतृत्व में चुनावी रणनीति और प्रत्याशी चयन समिति का गठन करेगी। इस समिति में महिला सदस्य होना अनिवार्य है। इस चुनाव में कांग्रेस 27% ओबीसी उम्मीदवारों को उतारने की बात पहले ही कह चुकी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव को मंजूरी दे दी है। इसके बाद ये साफ नहीं है कि कांग्रेस इसके बाद भी क्या इसके अलावा 27% आरक्षण देगी या फिर नहीं। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। कांग्रेस ने टिकट बंटवारे के लिए फॉर्मूला भी तय कर लिया है, जिसमें कांग्रेस अपने जिला अध्यक्षों के नेतृत्व में चुनावी रणनीति और प्रत्याशी चयन करेगी। कांग्रेसियों की माने तो इस बार पार्षद का टिकट पाने की दौड़ में उन नेताओं को बाहर कर दिया जाएगा जो किसी न किसी रूप में पार्टी को नुकसान पहुंचाने के साथ कार्यक्रम, आंदोलन, धरना प्रदर्शन और चक्का जाम में कभी शामिल नहीं हुए। कांग्रेस ने निकाय चुनाव को लेकर पहले बनी प्रत्याशी चयन समिति को भंग कर नई बना दी है। इस बार समिति में ब्लॉक अध्यक्षों को भी लिया गया है, तो वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक मोर्चा संगठन से किसी पदाधिकारी को शामिल न करने पर पार्टी के अंदर विद्रोह की आग भी सुलगने लगी है। नई समिति में सांसद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी, विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष, युवा कांग्रेस अध्यक्ष, महिला कांग्रेस अध्यक्ष शामिल रहेंगे। इस बार की समिति में समस्त ब्लॉक अध्यक्षों को भी रखा गया है। इनके साथ प्रदेश कांग्रेस में मनोनीत प्रभारी और सह प्रभारी भी समिति में रहेंगे। समिति घोषित करने के साथ ही अध्यक्षों को जल्द ही बैठक करने के निर्देश प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने दिए हैं। चुनाव को लेकर कांग्रेस ने निर्देशिका घोषित की है किस प्रकार से हम प्रत्याशी चयन को लेके हम स्थानीय स्तर पर नाम तय करेंगे। उसको लेकर हम पहले समिति बना चुके हैं। उस समिति के अंदर जितने भी पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, तमाम नेताओं को लिया गया और ये समिति स्थानीय स्तर पर नाम तय करेगी और ये प्रदेश पे सारे नाम वहाँ से तय करके आएंगे और उसको लेके जो भी योग्य प्रत्याशी होगा उसको लेके भी हमारा चयन का काम चालू हो चुका है। पूरी तैयारी हमारी है। वचन पत्र की जो विधानसभा चुनाव की जो वचन पत्र की समिति है उसको लेके भी काम चल रहा है। पंचायत नगरीय निकाय चुनाव में हमारे क्या मुद्दे हैं उसको लेके भी काम चल रहा है। तो निश्चित तौर पे हम सब हर मुद्दों पे जो आवश्यक तैयारियां सब कर रहे हैं। इस फॉर्मूले की घोषणा के बाद और ओबीसी आरक्षण को लेकर बीजेपी कांग्रेस में मचे घमासान के बीच पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से 10 जनपद में मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार दोनों नेताओं के बीच ओबीसी आरक्षण, संगठनात्मक चुनाव समेत राज्य के अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई है। इसके साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव पर भी बातचीत हुई है। चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से कमलनाथ की ये पहली मुलाकात है। कांग्रेस पार्टी 2023 में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए पूरी तैयारी कर रही है और इसका मोर्चा खुद प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने संभाला है। पार्टी ओबीसी समुदाय को लुभाने की पूरी कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस की इस पूरी कवायद पर अब बीजेपी तंज कसती नजर आ रही है। कांग्रेस कई सालों से समितियों का गठन कर रही है, उनकी स्क्रीनिंग कमेटी है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन कांग्रेस के साथ समस्या ये है कि कागजों पे करने के बजाय वो फील्ड पे भी कुछ करें जिससे उनका झूठ और भ्रम फैलाना बंद करे। पहले कांग्रेस केवल झूठ और भ्रम फैलाने का काम करती है, चाहे वो चुनाव के पहले की बात हो। अभी 2018 चुनाव के पहले उन्हें झूठ और भ्रम फैलाने का काम किया। अभी आरक्षण का जो मुद्दा था उसमें उन्होंने झूठ और भ्रम फैलाने का काम किया। केवल और झूठ और भ्रम के आधार पर कांग्रेस राजनीति करना चाहती है। पहले कांग्रेस वास्तविकता के पटल पर आगे बात करें, उनके नेता सच्चाई को स्वीकार करें और जमीन पे काम करें तो बेहतर होगा।
निकाय चुनाव से पहले पार्टी ने घोषणा की है कि इन चुनाव में उम्मीदवार को सर्वे के आधार पर टिकट मिलेगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने जिला स्तर पर गठित कमेटियों को प्रत्याशी का नाम तय करने में सर्वे को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद जिला समिति या सभी संबंधित समितियां सर्वसम्मति से प्रत्येक उम्मीदवार का नाम तय कर सूची राज्य कांग्रेस कमेटी को अनुमोदन के लिए भेजेंगे, जिसके बाद पीसीसी प्रमुख की ओर से टिकटों पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी। खैर, फॉर्मूले तो कांग्रेस में पहले भी तय होते रहे हैं, लेकिन टिकट वितरण के समय उत्ताप पर रख दिए जाते हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या कांग्रेस इस पर अमल कर पाएगी और क्या ये फॉर्मूला पार्टी को नगरीय निकाय चुनाव में जीत दिलाने में कारगर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की बात तो हो रही है। पिछले दिनों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और यूपी के डिप्टी सीएम समेत तमाम सत्ताधारी दल के नेता इस मामले पर बयानबाजी करते आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि केंद्र की भाजपा सरकार यूसीसी के लिए जानकारों से अब सलाह ले रही है। आखिर क्या होगा यूसीसी, लागू होने के बाद क्या होगा, इससे फायदे क्या हैं और इसे लागू करने में कौन सी अड़चनें आ सकती है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। समान नागरिक संहिता का मसला देश के लिए नया नहीं है। यह प्रस्तावित कानून शादी, तलाक और उत्तराधिकार जैसे मसलों पर देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान नियम की बात करता है। अगर यह लागू होता है तो सभी धर्म की महिलाओं की जिंदगी में काफी बदलाव आएगा। उनको शादी से लेकर तलाक और उत्तराधिकार के मामले में ज्यादा अधिकार मिलेगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि यूसीसी लागू होता है तो महिलाओं को किस तरह फायदा मिलेगा। अभी मुस्लिम और पारसी महिलाओं को पैतृक संपत्ति में पुरुषों के मुकाबले कम संपत्ति मिलती है। यूसीसी के तहत उन्हें पुरुषों के बराबर हक मिलेगा। यूसीसी के तहत महिलाओं की तरह पुरुष भी एक बार में एक से ज्यादा शादी नहीं कर पाएंगे। यूसीसी महिलाओं और पुरुषों को तलाक का समान अधिकार देती है। सभी लोग एक देश के नागरिक हैं, पर अभी सभी के लिए कानून अलग अलग हैं। देश में फिलहाल कुल 7 तरह के सिविल कानून प्रचलन में हैं। इन्हें अलग अलग समय में बनाया गया था। 5 कानून अलग अलग धर्मों पर लागू होते हैं। हिंदू, बौद्ध और जैनियों की शादी, तलाक आदि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और उत्तराधिकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत तय होता है। मुसलमानों में शादी, तलाक और उत्तराधिकार जैसे मसले मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 के अंतर्गत शरीयत कानूनों से तय होते हैं। वहीं ईसाइयों के लिए 1872 में बना कानून तो पारसियों के लिए 1936 में बना एक कानून लागू होता है। सिखों के लिए आनंद विवाह अधिनियम संशोधन 2012 का प्राविधान है। यूसीसी लाने में कुछ व्यवहारिक समस्याएं भी हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील बताते हैं कि समान नागरिक संहिता यूसीसी से महिलाओं के अधिकारों में थोड़ी बढ़ोतरी होगी, लेकिन दूसरी ओर धर्म के पालन करने जैसे अधिकार पर खतरा हो सकता है। इसके अलावा देश के कई जनजातीय समुदायों में शादी ब्याह को लेकर उनकी अपनी पद्धति है। ऐसे में सबको एक कानून के तहत लाना मुश्किल काम है। आमतौर से मुस्लिमों का केस कोई मुस्लिम वकील या शरीयत का जानकार ही ले पाता है। यूसीसी के बाद कोर्ट में वकीलों को थोड़ी आसानी होगी। एक ही विषय पर धर्म के आधार पर अलग अलग कानून होने के चलते कई बार आस्था और कानून में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कानूनन शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल है, लेकिन शरीयत कहता है 15 साल। शरीयत के अनुसार शरीयत कहता है शादी की न्यूनतम उम्र 15 साल होती है, जबकि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के मुताबिक 18 साल से कम उम्र की लड़की से शादी करना और उससे शारीरिक संबंध बनाना अपराध है। इसी तरह शरीयत के मुताबिक मुसलमान पुरुषों को 4 शादियां करने का अधिकार देता है, जबकि पहली पत्नी के रहते बाकी धर्मों के पुरुष ऐसा नहीं कर सकते। पारसी विवाह और तलाक अधिनियम के मुताबिक दूसरे धर्म के पुरुषों से शादी करने वाली महिलाएं पारसी धर्म पालन करने के अधिकार से वंचित हो जाती हैं, जबकि भारतीय संविधान देश के हर नागरिक को अपना धर्म चुनने और उसके पालन का अधिकार देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
मध्य प्रदेश में अनेक जिलों में कृषि उपज मंडियां बंद है। व्यापारी संगठनों ने 17 और 18 मई को प्रदेश व्यापी बंद कर दिया है और ये बंद केंद्र सरकार द्वारा गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध के विरोध में हो रहा है। अब इस कारण मंडियों में गेहूं की नीलामी 2 दिन तक बंद रहेगी। इससे पहले बुद्ध पूर्णिमा और अवकाश के कारण 3 दिन तक वैसे भी कृषि उपज मंडियां बंद थी। मध्य प्रदेश सहित पूरे भारतवर्ष के गेहूं उत्पादक किसान इस साल बेहद खुश थे। उनका गेहूं अच्छी दामों में हाथों हाथ बिक रहा था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमत आसमान छू रही है। व्यापारियों ने निर्यात की संभावनाओं को देखते हुए स्टॉक तो कर लिया था। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण दुनिया भर में गेहूं की मांग बढ़ चुकी थी और ये मांग अभी भी अपने उच्चतम स्तर पर है। लेकिन भारत के व्यापारी हाथ पर हाथ रखे अब बैठे हैं, क्योंकि सरकार ने निर्यात पर ही प्रतिबंध लगा दिया है। गेहूं के सौदे में घाटा हुआ। गेहूं निर्यात पर अचानक रोक लगने से मध्य प्रदेश के व्यापारियों को करोड़ों रुपए की चपत लगी है। कांडला पोर्ट में गेहूं उतरना बंद हो गया है। पोर्ट में जो 6000 गेहूं से लदे ट्रक खड़े हैं, इसमें से 3000 मध्य प्रदेश के हैं। बंदरगाहों से नजदीकी होने के कारण निर्यातकों ने ज्यादातर सौदे मध्य प्रदेश में किए हैं। अभी करीब 2 लाख मीट्रिक टन गेहूं अटक गया है। इसमें से आधा मध्य प्रदेश का है। प्रदेश के व्यापारियों को अब तक 25 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। निर्यातकों ने गेहूं लेना बंद कर दिया है। उधर ट्रांसपोर्टर्स ने बिना अतिरिक्त भाड़ा लिए गेहूं वापस लाने से मना कर दिया है। ऐसे में व्यापारी प्रत्येक बोरी पर 100 रुपए अतिरिक्त देने को मजबूर हैं। गेहूं निर्यात पर अचानक रोक, व्यापारियों के दिवालिया होने की नौबत। कई व्यापारियों ने खरीद रखा था करोड़ों का गेहूं। मध्य प्रदेश के व्यापारियों को 25 करोड़ का नुकसान। पंजाब और हरियाणा के व्यापारियों ने भी नुकसान उठाया। सरकारी रेट से ज्यादा मिल रहे थे दाम। मध्य प्रदेश में गेहूं का सरकारी रेट 2015 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है। गुजरात के कांडला पोर्ट में निर्यात के लिए इसके दाम 2600 रुपए प्रति क्विंटल चल रहे थे। इसलिए व्यापारियों ने किसानों से गेहूं 2200 रुपए प्रति क्विंटल पर गेहूं खरीदा। 300 रुपए प्रति क्विंटल का भाड़ा देकर माल कांडला पोर्ट भेजा। यानी व्यापारियों को प्रति बोरी 100 रुपए मिलने थे। अब उन्हें उल्टे हर बोरी के 100 रुपए देने पड़ेंगे। सवाल यह है कि अब यह माल कहां बिकेगा? व्यापारियों ने किसानों से महंगे दाम पर खरीद लिया है, लेकिन निर्यात बंद होने के कारण बाजार में गेहूं के दाम गिर चुके हैं। यदि व्यापारियों की प्रत्येक बोरी पर 100 रुपए का लाभ नहीं हुआ तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मध्य प्रदेश में गेहूं का सरकारी रेट 2015 रुपए प्रति क्विंटल। कांडला पोर्ट में निर्यात के लिए दाम 2600 रुपए क्विंटल। व्यापारियों ने किसानों से 2200 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा। 300 रुपए प्रति क्विंटल में कांडला पोर्ट में भेजा। अब वापसी के लिए 100 रुपए प्रति क्विंटल देने होंगे। गेहूं के ट्रकों की लंबी कतार। गुना अशोकनगर स्टेट हाईवे पर ट्रकों की लंबी कतार है। कई बार तो यह लाइन 3 किलोमीटर तक लंबी हो जाती है। पीलीघटा स्थित लॉजिस्टिक पार्क की क्षमता 1 लाख टन भंडारण की है। व्यापारी इसमें अपना गेहूं रख रहे हैं। इसका मतलब उन्हें भंडारण का भी पैसा देना होगा। मुनाफा कमाने के लिए जिन व्यापारियों ने करोड़ों रुपए फंसाए, उन्हें अब घाटे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। गुना अशोकनगर स्टेट हाईवे पर ट्रकों की लंबी कतार। पीलीघटा लॉजिस्टिक पार्क के कारण लगी लंबी कतार। इस पार्क की भंडारण क्षमता 1 लाख टन की। व्यापारी इसमें अपना गेहूं रख रहे हैं। मुनाफे के लिए व्यापारियों ने करोड़ों फंसाए। निर्यात पर रोक से दाम गिरे। निर्यात पर रोक से गेहूं के दाम गिर गए हैं। दाम गिरने से मध्य प्रदेश में ही व्यापारियों को 120 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। जो भेजा गया माल वापस लौट रहा है, उसकी लागत अब 2600 रुपए प्रति क्विंटल हो चुकी है। उधर मंडियों में गेहूं के दाम 200 रुपए सीधे कम हो चुके हैं। अब व्यापारियों का गेहूं बाजार में बामुश्किल 2000 रुपए प्रति क्विंटल ही बिकेगा। इस तरह 600 रुपए प्रति क्विंटल का घाटा होगा। प्रदेश के व्यापारियों ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर अपनी परेशानी बताई है, लेकिन उनकी परेशानी का कोई हल नहीं है। जो व्यापारी 100 रुपए प्रति क्विंटल मुनाफा कमा रहा था, वह 600 रुपए प्रति क्विंटल के घाटे में आ चुका है। व्यापारियों को 120 करोड़ रुपए का नुकसान संभव। गेहूं की लागत अब 2600 रुपए प्रति क्विंटल हो चुकी है। बाजार में दाम 200 रुपए प्रति क्विंटल कम हो चुके हैं। अब व्यापारियों का गेहूं 2000 रुपए क्विंटल ही बिकेगा। इस तरह 1 क्विंटल पर 600 रुपए का घाटा होगा। एक तरफ तो बाजार में जरूरी वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ व्यापारी घाटा उठा रहे हैं। यह बड़ी विचित्र स्थिति है। आमतौर पर व्यापारी बढ़ते दामों का फायदा उठाते हैं, लेकिन गेहूं के व्यापारी घाटा उठाने को मजबूर हैं।
सरकार की सख्ती के कारण गेहूं के दाम तो गिर गए हैं, लेकिन बाकी चीजों के दाम अभी भी आसमान पर हैं। अप्रैल में 24 साल बाद महंगाई 15% से ऊपर निकल चुकी है। यह महंगाई 15.08% रही है। उस समय गेहूं के दाम बढ़ रहे थे, इसलिए इसमें गेहूं के दामों का भी योगदान है। लेकिन अब गेहूं के दाम गिर चुके हैं। क्या अब महंगाई में कुछ कमी आएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। गेहूं के केंद्र के नागरिकता संशोधन अधिनियम का असर अब दिखाई देने लगा है। बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में प्रताड़ित हिंदू परिवारों को अब भारत में शरण मिल रहा है। इसकी वानगी देखने को मिली अब उत्तर प्रदेश में, जहां कानपुर देहात में 63 बांग्लादेशी हिंदू परिवारों को अब रहने के लिए जगह मिली है। सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी के प्रयास से इन लोगों को अब भारत में पनाह मिली है। ये वे परिवार हैं जिन्होंने बांग्लादेश की भूमि पर लगातार प्रताड़ना और अपमान झेली। बाद में मजबूर होकर इन्हें अपनी जमीन छोड़नी पड़ी और ये भारत आ गए। 38 साल पहले भारत आए इन परिवारों को आज भारत में बसने का मौका मिला है। इन परिवारों को कानपुर देहात के रसूलाबाद के भैसाया गांव में बसाया गया है। पिछले 38 वर्षों से खानाबदोश जीवन बिता रहे बांग्लादेशी हिंदू परिवारों के चेहरे पर रौनक है। उनकी भटकती जिंदगी में विश्राम का मौका आया है। योगी आदित्यनाथ की पहल पर उन्हें भारत भूमि पर बसने का मौका मिला है। इन परिवारों को कानपुर देहात के गांव में जगह दी गई है। योगी जी का तो ऐसा बहुत धन्यवाद है, क्योंकि हमारे लिए जो कुछ भी करा है योगी जी, मोदी जी सरकार हमारे लिए जो सुबंदोबस्त करा। 30 साल बाद हम लोगों को सुव्यवस्था मिला है जी। हम लोग 30 साल से संघर्ष करके आ रहा हूँ जी। तो योगी जी सरकार जब है हमारे पर बहुत सुनजर डाला है जी। और हमारे लिए जो व्यवस्था का हमारा जो आने वाला पीढ़ी है जी, उसके लिए बहुत सुव्यवस्था करा है। जो हमारा यहाँ बसा के हम लोग गुजारा के लिए 2 एकड़ जमीन जी, 200 वर्ग मीटर रहने के लिए जगह जी, मकान के लिए अनुदान दे रहा है। और अभी हम लोग जो है यहाँ कम से कम 120 परिवार, 120 आदमी नहीं 63 परिवार है, तो 120 आदमी हम लोग यहाँ आया है परिवार का तरफ से। उसके बाद और भी ले आएगा। और जो सुबंदोबस्त खाने पीने का भी सुबंदोबस्त कर दिया है। प्रशासन हमारे लिए कुछ काम कर रहा है। विधायक जी आया था यहाँ जी, उन्होंने हम लोग को मिलकर दिया, अपना हाथों से खाना बांटा। प्रशासन ने इन परिवारों को रसूलाबाद तहसील के भैसाया गांव पहुंचाने की व्यवस्था की है। इन 63 परिवारों में कुल 120 सदस्य हैं। सभी के खाते खुलवा दिए गए हैं। जल्द ही इनके खाते में पैसा आ जाएगा और इन्हें प्रधानमंत्री आवास बनाकर दिया जाएगा। स्वच्छ जल, पशुओं के लिए शेड से लेकर सभी व्यवस्था प्रशासन ने की है। खेती के लिए प्रति परिवार 2 एकड़ जमीन भी दी गई है। मेरठ के हसनापुर से जो 63 परिवार आए हुए उनको हमने कांसीराम आवासीय कॉलोनी में जो कम्युनिटी सेंटर है उसमें रुकवाया है जी। अब इसके बाद ये इनके यहाँ इनको यहाँ बसाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। अभी जो इनको आवास दिए गए हैं इनके बैंक अकाउंट यहाँ खुल चुके हैं, उसमें ब्लॉक की तरफ से जो पैसा डाला जाएगा। ये अपने जो है वहाँ पर मकान निर्माण शुरू करेंगे। ब्लॉक से इनकी मदद की जाएगी मकान बनवाने में। बाकी जो इनकी डीड हुई है वो आज से डीड हम इनका निस्तारित कराना शुरू कर देंगे जी। सभी की डीड हो जाएगी। फिर उसके बाद जो है इनको हम जो एग्रीकल्चर लैंड है उस पर इनको कब्जा देंगे। मेरठ से आए इन लोगों के चेहरे पर खुशी है। इनकी जिंदगी का भटकाव खत्म हो गया है। यह सभी मोदी और योगी सरकार का गुणगान कर रहे हैं। सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं से भी यह सभी संतुष्ट हैं। हमें योगी सरकार ने हमें यहाँ आए हैं, हर व्यवस्था हमारा जी दिया है। हमें कोई चीज़ का कमी नहीं है और हमें बहुत खुशी है जी। ये व्यवस्था की आभार करते हैं, नमन करते हैं इनका। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति क्या है, यह किसी से छिपी नहीं है। इन देशों में हिंदू डर और मौत के साए में जी रहे हैं। ऐसे में हिंदुओं को पनाह देने के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम लाया गया है। इस अधिनियम का राजनीतिक विरोध भले ही हो रहा है, किंतु जिन हिंदुओं को भारत भूमि पर बसने का मौका मिल रहा है, वह केंद्र सरकार का हृदय से धन्यवाद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
खास खबर खास नजर में आज इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।